Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 ईयर फर्स्ट एंड सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन and it's the topic about nutritional consideration and the prevention and management of renal disease, and this is the unit number 7. ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द रीनल डिजीज़। यानी अगर रीनल डिजीज़ के साथ कोई पेशेंट है तो हम किस तरह उसकी डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन से ऐसे डाइट हैं जो हम अवॉइड करेंगे और कौन से ऐसे डाइट है जो हम एडवाइस करेंगे। कुछ जिस तरह पहले लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताया है कि नर्स की जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मतलब होलिस्टिक केयर है। ठीक है, ए टू जेड जितनी भी केयर है वो सब के लिए नर्स जो है दिस इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो nurse are supposed to know the न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द पेशेंट एज वेल, कि मतलब इस पेशेंट के लिए कौन से डाइट जो है इट विल बी बेनिफिशियल, कौन से डाइट ऐसे हैं जो पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से डाइट ऐसे हैं जो पेशेंट की कंडीशन को वर्स कर सकते हैं। जो पेशेंट की कंडीशन को वर्स करेंगे उस डाइट को हम अवॉइड करेंगे और जो पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे इस डाइट को हम एडवाइस करेंगे। तो सिंपली जब भी एज अ नर्स मतलब जब ड्यूटी करते हैं तो अपनी शिफ्ट में एटलीस्ट वन टाइम वो जो पेशेंट की लैब है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टेस्ट हैं, उसको रिव्यू करना चाहिए। जब आप उसको रिव्यू करोगे तो इसकी बेस पे आप देखोगे अगर कोई पेशेंट है हाइपरनेट्रीमिया के साथ है या हाइपरकैलीमिया के साथ है या हाइपरकैल्सीमिया के साथ है, तो आपने फिर उसकी डाइट को उस लिहाज से आपने उसको मैनेज करने हैं। ठीक है, अगर कोई रेनल डिजीज़ के साथ है तो सम टाइम द डॉक्टर एडवाइस फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, कि आपने उसको फ्लूइड नहीं देने हैं। जो इसके अलावा आपने हाई जो सोडियम है वो डाइट आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट डाइट प्लान अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। तो आपने उसको रिव्यू करना है और इसके मुताबिक फिर अपने डाइटरी मैनेजमेंट करने हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट्स विद रीनल डिजीज़। जो रीनल डिजीज़ के साथ हैं उसके लिए हम कौन से डाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं। So सबसे पहले we will see the objective of the today lecture. So first we will identify the nutritional risk factor for the nephrolithiasis and renal failure. ठीक है, हम जो है renal failure और जो नेप्रोलिथियासिस है, मतलब जो स्टोन है, जो किडनी स्टोन है, उसको उसके लिए जो मेन रिस्क फैक्टर है कि मतलब अगर किडनी स्टोन बनते हैं तो क्यों बनते हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ये बनते हैं, और या अगर ARF या CRF होते हैं, यानी अगर एक्यूट जो रेनल फेलर है या क्रोनिक रेनल फेलर है तो इसके क्या रिस्क फैक्टर है, क्या वजह है, क्यों ये हो सकते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वी विल डिस्कस द रूल ऑफ अ डाइट and etiology prevention and management of the nephrolithiasis and renal failure and during dialysis। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि डाइट की क्या रूल है। ठीक है, मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ द एथियोलॉजी यानी काज और मैनेजमेंट ऑफ द नेफ्रोलिथियासिस, यानी वो पेशेंट जो स्टोन के साथ हो, जो किडनी स्टोन के साथ हो या रिनर की फेलर के साथ हो, तो उसकी मैनेजमेंट में वो किस तरह हेल्प करवा सकते हैं। या अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसकी डायलिसिस डाइट क्या होनी चाहिए, यानी ड्यूरिंग डायलिसिस उसको कौन सी डाइट मिलनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि अगर कोई पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है तो हम उसके लिए डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड वी विल रिव्यू द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड आयरन सोर्स, जो सेंस इट्स कॉमन इन अ रीनल पेशेंट। अगर हम रीनल पेशेंट की बात करें तो उसमें जो मोस्टली कॉमन जो अगर कोई प्रॉब्लम है सो दिस इज एनीमिया, तो इसके हम मतलब डिफाइन करेंगे, हम रिव्यू करेंगे इसको, और इसके सोर्स मतलब ऐसे कौन से डाइट है जिसमें रिच अमाउंट में जो आयरन है
वो पाए जाते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द रिस्क फैक्टर ऑफ द नेफ्रोलिथियासिस। नेप्रो मीन नेफ्रॉन से निकला हुआ है, ठीक है। नेफ्रॉन इज द बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है ऑफ द किडनी। लिथियासिस स्टोन को कहते हैं, ठीक है। तो किडनी में कहीं भी जो स्टोन हो, क्योंकि एक जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बने होते हैं, तो ये मतलब जहाँ भी किडनी में जो स्टोन है उसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। अब इसके रेस्पेक्टेड क्या है, मतलब नेफ्रोलिथियासिस अगर किडनी में स्टोन बनते हैं, तो स्टोन बनने के लिए कौन से ऐसे रेस्पेक्टर हैं जो उस कंडीशन को वर्स करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अ फैमिली एंड अ पर्सनल हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को पहले से किडनी स्टोन है, अगर पेरेंट में से किसी को है, ब्रदर में से किसी को है, स्टेप सिस्टर में से किसी को है, या आपके पहले से कोई मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल पुरानी जो है आपकी हिस्ट्री है कि हाँ, आपको किडनी स्टोन हुई थी। सो नाउ यू आर अंडर रिस्क, आप अगेन रिस्क पे हो, आपको जो है ये स्टोन हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो है दिस इज अ वेरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ किडनी जो फंक्शन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्लूइड लेंगे तो इतना ज़्यादा आपकी जो किडनी है वो फ्लश होंगे, और इसकी वजह से उसकी इन्फेक्शन, इसके जो स्टोन के चांसेस ये बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं मतलब फ्लूइड, तो मतलब जो आपकी बॉडी की जो फ्लूइड है वो बिल्कुल हार्ड बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ accumulation ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम, यूरिक एसिड, वो इजीली अक्यूमुलेट हो सकते हैं, और इसकी वजह से फिर स्टोन जो है वो बन सकते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रही है, या सोडियम, शुगर, ऑक्सलेट, ठीक है, टाइप फूड, क्योंकि जो मोस्टली स्टोन है वो ऑक्सलेट से बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं, यूरिक एसिड से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ, अगर आप डाइट में प्रोटीन और ये चीज़ें हाई मकदार में ले रही है, तो इट्स मीन कि यू आर अंडर रिस्क। ओबेसिटी इज अनदर रिस्क फॉर द स्टोन्स। इसी तरह अगर हम सर्टन सप्लीमेंट हैं इन मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ले रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो स्टोन है वो बन सकते हैं। सो दीज आर द मेन रिस्पेक्टर ऑफ द नेफ्रोलिथियासिस। इसके अलावा कौन से हैं, इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रेस्पेक्टर फॉर द किडनी स्टोन। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल आपके पास जो डाइजेशन है, ठीक है, कि एसोफेगस से फिर आपके स्टमक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसी तरह जो है आगे कोलन और इसके थ्रू, ये आपके पास नॉर्मल है, ठीक है, मतलब नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। ये आपके पास एसोफेगस है, स्टमक है, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे वो है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए है गैस्ट्रिक बाईपास, यानी जो एसोफेगस है ना, और सम पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक की कुछ पार्ट उससे लेकर बाकी उसको बाईपास कर देते हैं। और ये इसके कई रीज़न हो सकते हैं इस सर्जरी की कि क्यों करते हैं। बास टाइम इट इज़ आल्सो फॉर द पेशेंट हु आर ओबेस, और बहुत ओबेसिटी के साथ हों, तो इसके लिए भी ये करते हैं, जिसमें स्टमक की मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये बाईपास की जाते हैं। एक छोटा सा पोर्शन जो है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टमक जो है वो सिर्फ उसको ले लेते हैं और बाकी बाईपास कर देते हैं। तो मतलब फिर इस टाइप के जो पेशेंट हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, और वो डायरेक्टली बाईपास करते हैं इंटेस्टाइन में, वो फिर वो ओपन कर देते हैं। तो दिस इज आल्सो वन रेस्पेक्टर फॉर द मतलब जो स्टोन है, नेफ्रोलिथियासिस है, इसके लिए एक रेस्पेक्टर है। अब ये देख डाइजेस्टिव डिजीज़ की जो हमने बात की है ना, सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो है, दिस इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ or a chronic diarrhea can cause change in a digestive process that affect your absorption of the calcium and water, ठीक है। क्योंकि अगर आप सर्जरी की है, आपने डाइजेस्टिव सर्जरी की है बाउल, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, तो ये आपको मतलब क्या हो सकता है, इस बाईपास सर्जरी की वजह से आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकते हैं, या क्रोनिक डायरिया हो सकते हैं, और ये जो है डेट में भी काज ये काज कर सकते हैं आपकी डाइजेस्टिव
प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम और वाटर की जो एब्ज़ॉर्प्शन है उसके इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड द लेवल ऑफ द स्टोन की जो है चांसेस। अगर कैल्शियम जिस तरह मैंने पहले कहा कि मोस्ट ऑफ द जो स्टोन है या तो वो कैल्शियम से बनते हैं, यूरिक एसिड से बनते हैं, मुख्तलिफ स्टोन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में आप ले लेते हैं या तो इसकी वजह से जो स्टोन है वो बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम यूरिन की बात करें, वाटर की बात करें, अगर वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं एंड स्टूल, सो फिर जो किडनी के थ्रू मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होंगे, तो ये वहाँ पे अगर उसके हम देख ले तो गाढ़ा बन जाता है और यूरिन। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ द kidney stone. Other medical condition है disease and the condition that may increase your risk for the kidney stone. वो क्या है? include the renal जो tubular acidosis है, इसकी वजह से भी हो सकते हैं, सिस्टिनोरिया की वजह से भी हो सकते हैं, हाइपर पैराटायरिटिज्म की वजह से भी हो सकते हैं, एंड सर्टन मेडिकेशन एंड सम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई की वजह से भी हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि दीज आर द मेन रिस्क फैक्टर which increase the chances for the nephrolithiasis. अब रिस्क फैक्टर फॉर द रीनल फेलर, ठीक है। रीनल फेलर का मतलब ये है कि व्हेन योर किडनी इज नॉट एबल टू परफॉर्म फर्दर फंक्शन, जो उसके अपने फंक्शन है उससे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ रीनल फेलर। जिसको इसकी टू टाइप है, इस एक को हम कहते हैं ARF यानी एक्यूट रीनल फेलर, और एक को हम कहते हैं CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलर, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्टेड क्या है? द फर्स्ट वन इज हेरेडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में पहले से ये प्रॉब्लम जो है ये चलते आ रहे हैं, सो दिस इज द वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी, दिस इज अनदर रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग, ये भी रेनल फेलर काज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन जो है रिस्क फैक्टर। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है फॉर द रेनल फेलर। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है मोस्टली, जो कोली अभी हमने लिथियासिस की बात की, स्टोन की बात की। ड्रग इंड्यूस कुछ ऐसे ड्रग हैं एनर्जेसिक, मोस्ट कॉमनली एज डाइक्लोफेनिक, दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द रेनल फेलर। अब ये किस तरह, जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास टू टाइप है, एक क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और एक एक्यूट किडनी डिजीज़ है, AKD एंड CKD। किस तरह? मतलब क्रोनिक डिजीज़ का मतलब ये है कि अगर एक्यूट किडनी डिजीज़, अगर आपकी जो किडनी प्रॉब्लम है वो लेस देन 6 मंथ है, मतलब इनिशियली डायग्नोज हुआ है और इट्स नॉट मोर देन 6 मंथ, सो दिस इज कॉल्ड AKD यानी एक्यूट किडनी डिजीज़। और एक है CKD, अगर 6 मंथ से अबाव है कंडीशन, तो दिस मीन दिस इज अ क्रॉनिक, ठीक। तो ये किस तरह प्रोग्रेशन होते हैं उसके, मतलब एक्यूट के क्रॉनिक के लिए इसका मतलब है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले जिस तरह आप देख सकते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल किडनी, यहाँ पे अगर रेस्पेक्टर मौजूद है, किडनी नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे अगर रेस्पेक्टर मौजूद है, इंक्रीज रेस्ट, फॉर एग्जांपल आप हाई सोडियम डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी फैमिली में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, आप ओबेस है, आप जो है ड्रग अब्यूजर है, तो देयर इज मल्टीपल रिस्क फॉर द डैमेज ऑफ द किडनी। तो ये रिस्क को अगर आपने यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया तो आप जो है हेल्थी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिस्क को इग्नोर कर दिया और आपने उसको मतलब प्रिवेंट नहीं की, तो फिर आप किडनी डिजीज़ की तरफ आएंगे, ठीक है। किडनी डिजीज़ शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पे जो किडनी डिजीज़ होंगे ना, दिस इज इनिशियली एक्यूट किडनी डिजीज़ होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर वर्क कर, आपने सही ट्रीटमेंट ले ली, तो यहाँ पे आप उसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको भी इग्नोर किया, तो फिर आपकी जो किडनी है, यहाँ तक तो आपकी किडनी की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन इस स्टेज में आके रिड्यूस द किडनी फंक्शन, आपकी जो किडनी फंक्शन है फिर वो डिस्टर्ब होना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट ले लें, तो फिर भी आप जो है मतलब
सेहतयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप इग्नोर करें तो एट द एंड फिर आप जो है इस स्टेज में किडनी फेलर की तरफ जाएंगे, और जब आप किडनी फेलर की तरफ जाएंगे सो देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर कम्प्लीटली। फिर अपने डायलिसिस पे भी आप जा सकते हो, आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा सकते हो, आप डिसेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हो, और इवन कि आपकी डेथ भी हो सकते हैं। तो इट्स मीन कि ये स्लोली उसके प्रोग्रेशन होते हैं फ्रॉम द एक्यूट टू क्रॉनिक। तो अगर टाइमली आप उसको मैनेज करें सो देन इट विल बी नॉट हार्मफुल। ठीक है, अब केयर एंड डाइट मतलब ये है कि अगर चलो हम यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि पेशेंट जो है वो किडनी डिजीज के साथ हो गया, किडनी फेलर। अब इस किडनी फेलर के लिए, जो रेनल फेलर के लिए हम कौन सी डाइट दे दें, कौन सी ऐसी डाइट है जो इसके लिए बेस्ट है। द फर्स्ट वन इज अ लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम ऐसी डाइट देंगे जो प्रोटीन उसमें कम हो। सफिशेंट कैलोरीज प्रोटीन की बजाय, क्योंकि इट्स आल्सो नेसेसरी फॉर द एनर्जी, तो इसकी बजाय हमें कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी लेनी चाहिए। तो सफिशेंट अमाउंट्स में हमने जो कैलोरीज है वो ले लेने हैं। लो अमाउंट ऑफ अ टेबल सॉल्ट यानी लो सोडियम डाइट हमने लेने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोडियम डाइट देंगे तो सोडियम की जो मेन वो है कि वो रिटेंशन करते हैं वाटर के। तो ऑलरेडी जो किडनी है वो अनएबल है कि वो सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर रहे, उसकी जो मेन फंक्शन है। अगर हम ज़्यादा सोडियम देंगे और ज़्यादा वाटर रिटेन होंगे तो ज़्यादा जो लोड है वो आ जाएंगी किडनी पे। किडनी ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, तो वो इसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लो अमाउंट ऑफ फास्फेट, फास्फेट भी हमने लो अमाउंट में लेना है। लो अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम को भी कम अमाउंट में हमने लेने हैं। एंड वी विल आल्सो गिव अ वेरी एबल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम। इट्स डिपेंड ऑन द योर इंडिविजुअल जो नीड्स है उस पर डिपेंड करते हैं। कभी जो है डॉक्टर उसको इंक्रीज करते हैं, कभी उसको डिक्रीज करते हैं। तो मतलब अपने लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो फास्फोरस, लो पोटाशियम और डाइट देने हैं। इसके अलावा अपने सफिशेंट कैलोरीज देने हैं, और आपकी जो कैल्शियम है इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट नीड्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो कंटिन्यू है। तो सबसे पहले क्या, फॉर द पेशेंट विच इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द किडनी डिजीज, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। सो प्रोटीन की अगर हम बात करें सो अ बैलेंस डाइट एडुकेट इन बोथ एनर्जी एंड अ प्रोटीन इज रिकमेंडेड। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें एनर्जी और प्रोटीन वो एक ऐसे मकदार में हो जो बैलेंस मतलब एडुकेट मकदार में हो, जो डॉक्टर एडवाइस करे। फॉर एग्जांपल अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट may cause tubular damage to the kidney as the kidney will have to filter more of the protein। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो ये जो किडनी के है उसकी जो ट्यूबुलर है, जो ग्लोमरस ट्यूबुलस है, उसको डिमैश कर सकते हैं ड्यू टू द हाई प्रोटीन लेवल। क्योंकि किडनी जो है वो उस प्रोटीन को फिल्टर करेंगे, तो वो जो उसके फिल्टर है उसको डिमैच करवा सकते हैं। सो अ लो प्रोटीन डाइट फॉर एग्जांपल 0.6 से लेकर 0.8 ग्राम पर केजी पर डे इज often recommended फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर एक किडनी डिजीज के साथ अगर एक इंडिविजुअल है क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इसके लिए प्रोटीन 0.6 या 0.8 ग्राम पर केजी हम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है जिसके 70 केजी वेट है, तो 70 को आप मल्टीप्लाई करें 0.6 या 0.8 से, तो आपके पास जो अमाउंट आएंगे उतने ही ग्राम आप पर डे एक इंडिविजुअल जो किडनी डिजीज के साथ है आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेकस साइकिल। वेकस साइकिल है क्या? देख, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, यानी आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा हैं, तो वो डायरेक्टली, क्योंकि हमने कहा कि ये पेल्टर होंगे, आपकी जो ट्यूबुलर है उससे पेल्टर होंगी किडनी के, तो वो क्या क्या करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन, अगर नॉर्मल हम जीपीआर के बाद जीएफआर की बात करें यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
तो ये 90 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 90 से लेकर 120 110 तक ये दिस इज एनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो ये इंक्रीज होंगे 140 150 180 200, ये इंक्रीज कर देते हैं। जब ये ग्लोमेरुलस हाइपर फिल्ट्रेशन होंगे, यानी उसकी जो रेट इंक्रीज होंगे, तो उसकी प्रेशर जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होंगे, जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होंगे। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रेशर। जब ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर इंक्रीज होंगे ना, जब ये डैमेज होंगे तो और भी इंक्रीज होंगे। इसकी वजह से जो है डैमेज टू द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, और फिर इसी तरह वापस ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू है, ठीक है। मतलब जितनी प्रोटीन ज़्यादा होंगी इतनी ग्लोमेरुलस हाइपरफिल्ट्रेशन होंगी, इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस प्रेशर है वो इंक्रीज होंगे, और इसकी वजह से ग्लोमेरुलस जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होंगे। तो मतलब हाई प्रोटीन डाइट जो है वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी कौन सी डाइट अवेलेबल है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट की मैनेजमेंट करने हैं। हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट को हम ऐसे डाइट दें जो लो प्रोटीन डाइट हो। तो अभी हमें इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे ये सोर्स है, कि कौन से ऐसे मतलब फूड है जिसमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबल हैं। जिस तरह फूड स्टफ्स रिच इन प्रोटीन, और कौन से हैं, काऊ मिल्क है हमारे पास, यानी काऊ मिल्क जो है उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरह इसीलिए जब बच्चों को हम देते हैं ना, तो हम 1 ईयर से पहले जो बच्चे हैं उसको हम काऊ मिल्क नहीं देते। उसकी वजह ये है कि उसके जो बच्चे हैं किडनी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। अगर हम उसको काऊ मिल्क देंगे तो उसमें प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रेस्ट मिल्क। तो वो अब जो बच्चे हैं उसकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। स्किम स्किम मिल्क का मतलब ये है कि जो मोस्टली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सो वी आर यूज इन अ स्किम मिल्क। स्किम मिल्क वो मिल्क है जिसको हम उबाल कर फिर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्किम मिल्क। स्किम मिल्क में प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम मिल्क को उबाइल करते हैं, बॉयल करने से क्या हो जाता है कि जो वाटर है वो ऑपरेट हो जाते हैं, और जो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए जो बच्चे हैं लेस देन 2 ईयर, हम उसको स्किम जो मिल्क है वो नहीं देते, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होते हैं और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। एग, इसमें भी प्रोटीन, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एंड मोस्टली द वाइट नेस जो पार्ट है ऑफ द एग, सो दिस इज अ प्रोटीन। फिश या ड्राई जो है फिश, चिकन, मीट, इसमें भी प्रोटीन है। और जो रेड मीट है दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द प्रोटीन। इसके अलावा चीज़ मेड एंड काउ मिल्क, ठीक है। इसके अलावा पल्सेस एंड लेमन्स, दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो ये ऐसी फूड है जिसमें प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन। अब डायलिसिस डाइट की हम बात करेंगे, मतलब वो पेशेंट जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हो, तो हम उसको कौन कौन से डाइट जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। मतलब वो पेशेंट जो डायलिसिस डिपेंडेंट हो, तो ड्यूरिंग डायलिसिस हम उसको कौन कौन से डाइट दे सकते हैं। हाँ, डायलिसिस डाइट की अब हम डिस्कस करेंगे। सो अ डायलिसिस डाइट इज़ वन डेट इज़ अ लो इन सोडियम, यानी लो सोडियम डाइट, लो फास्फोरस डाइट, और लो प्रोटीन डाइट। A dialysis diet stress the importance of the consuming a high quality of protein and limiting the fluid। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट है तो हम उसको लो सोडियम, लो फास्फोरस, लो प्रोटीन और लिमिटेड फ्लूइड हम देंगे। सम डायलिसिस डाइट में आल्सो कॉल अ लिमिटेड पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें हम लिमिटेड कैल्शियम, लिमिटेड जो पोटाशियम है वो देंगे। एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट एंड देयर फॉर अगर हम डाइटिशियन की बात करें, सो विल वर्क विद ईच पेशेंट टू कम ऑफ with a dialysis diet that is tolerated to his or her needs। मतलब ये है कि हर जो पेशेंट है उसकी अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो वो मुख्तलिफ है, उसकी नीड की अगर हम बात करें तो वो मुख्तलिफ है।
तो जो डाइटिशियन है वो इसके साथ काम करके जो उसकी पेशेंट की नीड है उसके मुताबिक उसके लिए डाइट एडवाइस करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें डायलिसिस डाइट की, तो डायलिसिस डाइट में हम कह सकते हैं कि हमें क्या देने हैं, हमें लो सोडियम डाइट देने हैं, क्योंकि जो लिमिटेड सोडियम इनटेक है वो रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन एंड ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर लो सोडियम डाइट हम देंगे, क्योंकि सोडियम अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो फ्लूइड रिटेंशन करेंगे, वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे और इसकी वजह से हाइपरटेंशन होंगे। तो वो ऑलरेडी किडनी जो है वो कंप्रोमाइज़ है, तो उसको और भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी विल गिव लो सोडियम डाइट। अगर हम लो फास्फोरस की बात करें तो वी रिस्ट्रिक्टेड द फास्फोरस रिच फूड टू प्रिवेंट द मिनरल बिल्डअप, क्योंकि उसमें जो मिनरल बिल्डअप में मोस्टली जो हेल्प करवा देते हैं जैसे द फास्फोरस, तो हम फास्फोरस को कम देंगे। इसी तरह अगर हम लिमिटेड प्रोटीन की बात करें, सो द कंज्यूम ऑफ अ हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड मॉडरेशन टू रिड्यूस द वेस्ट बिल्डअप। तो ये भी वेस्ट बिल्डअप क्योंकि उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑफ द प्रोटीन, और वो जो बन जाते हैं उसकी वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये डायरेक्टली किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो हम इसलिए प्रोटीन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में देंगे। इसी तरह फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की हमने बात की, सो लिमिट द फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट द फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में आप फ्लूइड देंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकते हैं, एडिमा बन सकते हैं, जो हाइपरटेंशन है उसकी तरफ पेशेंट जा सकते हैं। एंड पोटाशियम एंड कैल्शियम लिमिटेशन, बिकॉज सम पेशेंट में नीड to limit the potassium and calcium intake, because so that's why the जो मेन डाइट है फॉर द डायलिसिस, सो दिस इज अ लो सोडियम, लो फास्फोरस, लो प्रोटीन, लिमिटेड फ्लूइड, लिमिटेड कैल्शियम, लिमिटेड पोटाशियम डाइट जो है हम पेशेंट को देंगे। Now we will discuss about the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is a renal disease which is characterized by the high protein urea. देख, जो नेप्रोटिक सिंड्रोम है ना, ये इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। सेमेस्टर जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसकी जो पीडियाट्रिक है सब्जेक्ट, उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अबाउट द नेप्रोटिक सिंड्रोम। तो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है, उसमें कम्प्लीटली कि नेप्रोटिक सिंड्रोम है क्या, इसके काजेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। सो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो प्लेलिस्ट में जाके जो फिफ्थ सेमेस्टर है वहाँ पे जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है उसमें ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, दिस इज़ नेफ्रॉन जो नेफ्रोटिक है उसकी डिजीज़ है, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि मतलब इसमें प्रोटीन यूरिया होंगे, मतलब यूरिन में प्रोटीन जो है वो लॉस होंगे। इसी तरह हाइपोप्रोटीनीमिया होंगी, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी यूरिन में लॉस हो रही है, तो ब्लड में जो प्रोटीन की अमाउंट है वो कम होंगे, जिसको है कहते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया। एंड जनरलाइज एडीमिया होंगी। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इट्स यूजुअली इंक्रीज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज यूजुअली caused by damage to the cluster of a small blood vessel in your kidney that filter the waste and excess water from your blood। जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल हैं वो जो वहाँ पे जो कैपिलरीज के एक जाल बनी हुई है ना, ये फिल्टर करते हैं आपके ब्लड को। ठीक है, तो ये क्या कम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मतलब यू कैन से कि ये डैमेज हो जाते हैं। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो नॉर्मली प्रोटीन जो है वो उससे पास नहीं हो सकते, लेकिन जब ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर प्रोटीन उससे यूरिन में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन यूरिया होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो कैप्सूल है जो जो कैपिलरीज है वो इतने स्मॉल होते हैं कि उससे प्रोटीन पास नहीं होते, लेकिन जब ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर इससे प्रोटीन पास हो जाते हैं और प्रोटीन यूरिया बनते हैं। अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं विद पेशेंट विच हैविंग अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो अ हेल्थी डाइट फॉर द नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट कंसिस्ट ऑफ अ लो साल्ट यानी लो सोडियम डाइट, लो फैट डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम पेशेंट को दे देते हैं। और हम ज़्यादातर जो हमारे फोकस होते हैं जैसे अ फ्रूट, कि हम उस पेशेंट को फ्रूट दें या वेजिटेबल हम उसको एडवाइस करें। द अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन and fluid of the patient for the nephrotic syndrome should have depend on the patient
जो करंट कंडीशन, एज एंड वेट। मतलब अगर हम प्रोटीन की बात करें या फ्लूइड की हम बात करें, तो ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की वेट के ऊपर। लेकिन मोस्टली हम इसमें प्रोटीन और जो फ्लूइड है वो रिड्यूस कर देते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट लेते हैं उससे हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो मतलब किडनी की जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है डिसऑर्डर, तो उस सब में लो सोडियम, लो फैट, लो प्रोटीन, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम एडवाइस करते हैं उसको। अब लो सोडियम डाइट हम देंगे उसको बिकॉज हेल्प विद स्वेलिंग एंड द हैंड्स एंड लेग। क्योंकि हमने पहले कहा कि जो किडनी डिजीज़ के साथ है, मसलन जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ हैं, तो उसमें जनरलाइज एडीमा हो जाते हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा हाई सोडियम डाइट देंगे तो ज़्यादा वाटर रिटेंशन होंगे और ज़्यादा जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज होंगी, क्योंकि एडीमा है तो एडीमा और भी वर्स होंगे। इसी तरह जो है लॉट ऑफ द फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल हम पेशेंट को देंगे। फाइबर डाइट हम देंगे सच इज़ अ होल ग्रेन फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन हेल्प द लोअर द टोटल एंड द जो एलडीएल है कोलेस्ट्रॉल के, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करवा देते हैं। लो फैट, फॉर एग्जांपल 1% ऑफ द स्केम डायरी प्रोडक्ट हम उसको देंगे। लीन जो है लीन कट्स ऑफ मीट्स, लेस रेड, जो रेड मीट है और मोर चिकन एंड फ्रेश जो है हम उसको देंगे पेशेंट को। Sometime the fluid should be restricted as determined by the nephrologist। हमने कहा कि दो चीज़ें यानी प्रोटीन और जो फ्लूइड है इट्स डिपेंड करते हैं ऑन द पेशेंट करंट कंडीशन, ऑन द पेशेंट एज, ऑन द पेशेंट वेट। तो सम टाइम जो फ्लूइड है वो रेस्ट्रिक्ट की जाती है अगर मतलब एडीमा है बहुत ज़्यादा, इंट्रासेलुलर एडीमा है, तो पेशेंट की जो डाइट है उसमें फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट की जाती है और कभी कभार जो है उसको दे देते हैं। सो दैट्स डिपेंड ऑन द nephrologist डिसीजन। समटाइम प्रोटीन लेवल शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज एज डिटरमाइंड बाय द nephrologist। जो प्रोटीन की अभी अमाउंट की अगर हम बात करें तो समटाइम डॉक्टर जो है उसको इंक्रीज करते हैं, समटाइम जो है उसको डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। अब rely, should potassium or phosphorus be restricted only if the kidney are failing n is determined by the nephrologist। ठीक है, अब पोटाशियम की अगर हम बात करें या फास्फोरस की बात करें तो ये मतलब जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो डिटरमाइन करेंगे कि आइदर उसको रिड्यूस करना है या उसको इंक्रीज करना है। सो दिस इज रिलाई ऑन द सिचुएशन, ऑन द किडनी कंडीशन, और उसके ऊपर उसकी रिलाई करते हैं। आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया क्या है? वो इनीमिया मतलब इनीमिया का मतलब ये है कि जब आपकी एचबी कम हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखते हैं कि अगर 10.5 से कम है, कुछ लिखते हैं कि अगर 10 से आपकी एचबी कम है तो हम उसको इनीमिया कहते हैं। इनीमिया के बहुत ज़्यादा टाइप हैं, रीज़न है, कॉज है। सो वन ऑफ देम इज आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया। जब आयरन कम हो जाते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन कॉम्प्लिकेशन इन द किडनी डिजीज, कि उसमें आयरन डिफिशिएंसी हो जाता है मोस्टली ऑन दोज पेशेंट हु अंडर डायलिसिस। जो डायलिसिस पे होते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। सो आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया आकर व्हेन योर बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन, जब आपकी बॉडी में आयरन इतने जो वापर मकदार में नहीं होते जो होनी चाहिए, जो एनफ मकदार में, तो हम उसको आयरन डिफिशिएंसी फिर आ सकते हैं। आयरन डिफिशिएंसी जो है, आयरन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स हेल्प यू to get oxygen throughout your body। आयरन जो है दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी एचबी को मेंटेन करते हैं। एचबी जो है हीमोग्लोबिन से बना हुआ है और ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो अगर आपकी आयरन कम है, आप इनीमिया के साथ हैं, तो आपकी जो बॉडी टिश्यू है उसको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। योर बॉडी यूज आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एज अ पार्ट ऑफ योर रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी बॉडी की मुख्तलिफ जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। if you do not have enough iron, अगर आयरन डिफिशिएंसी है, so your body make a fewer and smaller red blood cell, then your body has less hemoglobin, और जब less hemoglobin होगी so you cannot get enough oxygen। फिर आपको ऑक्सीजन जितनी आपको enough ऑक्सीजन चाहिए फिर वो आपको नहीं मिल सकते। अब कौन से ऐसे डाइट हैं जो आप कह सकते हैं कि जैसे द
रिच आयरन डाइट है। तो इसमें हमारे पास सीडर्स हैं, पपकेन है, ठीक है, एप्रिकॉट्स हैं, पोटैटो हैं, स्पिनच, नट्स, एग, लीवर एंड गावा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आसान फार्मूला है कि आप उसको प्लीज याद कर सकते हैं, प्लीज, ठीक है। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पपकेन। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लीवर। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एग। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एप्रिकॉट। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्पेनिश। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है कि ईट सीरियल्स एंड नट्स, उसको आप ईट करें, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से भी आप याद कर सकते हैं, प्लीज फार्मूले से आप याद कर सकते हैं कि आपके पास जो है पपकेन है, पोटैटो है, एल से लीवर है, ई से एग है, ए से जो है आपके पास एप्रिकॉट है, एस से जो है आपके पास स्पेनिश है, और ई का मतलब है कि ईट सीरियस एंड नेट। तो इस फार्मूले से आप याद कर सकते हैं, दीज आर द फूड विच हैज हाई वापर मकदार इनफ मकदार ऑफ द आयरन। तो आपने इस फूड को दे सकते हैं विद द पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। So these are the references which we made this lecture. So it was all about the dietary management of the patient with a renal disease. तो renal disease जो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, तो मोस्टली जो डाइट की अगर हम बात करें, अगर हम डाइट की बात करें, अ, तो आप जो है अन के बंद करके आप कह सकते हैं कि किडनी जो भी डिजीज़ हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आपने उसको लो सोडियम डाइट देने हैं, ठीक है, लो सोडियम, लो फैट, ठीक है, लो पोटाशियम, लो कोलेस्ट्रॉल और डिक्रीज फ्लूइड, ठीक है। ये किडनी की जितने भी पेशेंट हैं, और लो प्रोटीन, ये डाइट हम उसको मोस्टली एडवाइस करते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो किडनी है उसके फंक्शन इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी, तो दैट्स वाई, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो सीकेडी की जो पेशेंट है उसको ज़्यादा मतलब एसओबी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो उसमें आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है कि उनके ड्यू टू डायलिसिस, ये पेशेंट जो है डायलिसिस डिपेंडेंट पे होते हैं, और फिर ये डिपेंड करते हैं कि डायलिसिस कितने टाइम बाद उसने करने हैं। तो मतलब ये है कि जो मोस्ट ऑफ द डाइट है रीनल डिजीज़ के साथ, तो उसमें लो सोडियम, लो फैट, लो पोटाशियम, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फ्लैट, लो फ्लूइड, लो प्रोटीन डाइट जो है हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सो होपफुली कि आप उसको समझ चुके होंगे, आपने इसको क्लियरली आपने उसको रीड करना है, आपने उसको बार बार सुनना है। अगर आपकी माइंड क्लियर, तो आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स वंस अगेन।